आज हम लोग समसामयिक करंट अफेयर रिलेटेड जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उन सभी विषय पर जो इम्पोर्टेंट हैं जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। यह प्रश्न प्रीवियस है 66 का है जो एग्जाम हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न है तथा उन प्रश्नों को भी हम लोग चर्चा करेंगे जो आने वाला एग्जाम शेड्यूल पे होने वाला है जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उन बिंदुओं पर भी चर्चा करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए 116 में कह रहा है कि कमला हैरिस का पैतृक गांव तमिलनाडु के किस जिले में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहले हम लोग जानेंगे कमला हैरिस है कौन। कि कमला हैरिस जो है जो बाइडेन के जो मंत्रिमंडल है उसमें से ये उपराष्ट्रपति के पद पर है। तो ध्यान में रखिएगा कमला हैरिस जो इनका पैतृक गांव है यह तमिलनाडु के तिरुचारू में अवस्थित है। तो आपको ये बता दें थोड़ा सा ये क्या हुआ था, मांजरा क्या हुआ था। कमला हैरिस से पहले जो उपराष्ट्रपति के पद पर ये खड़ा हुई थी तुलसी गवाड़। आपको पता होगा अमेरिकन कांग्रेस की पहली हिंदू सांसद थी, भारतीय मूल की थी। लेकिन जब जो बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में खड़ा होते तो उनकी सपोर्ट में वो अपनी सदस्यता वापस ले लेती। फिर कमला हैरिस जो बाइडेन को ये जो उपराष्ट्रपति माइक पेंस और डोनाल्ड ट्रंप को वो हराकर चुनाव जीतती है। और इस तरह से जो बाइडेन जो 46वें राष्ट्रपति थे कहाँ के, वह अमेरिका के, उनके साथ में यह उपराष्ट्रपति के पद पर बनती है। तो यह ध्यान में रखिएगा। तो क्या यही है? नहीं, और हाल में भी और भी ऐसे हैं। जैसे आप देख लीजिए उठा के यूके में देख लीजिए जो जॉरिस जॉनसन जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने, उस जॉरिस जॉनसन के टीम में अगर आप देखेंगे यानी उनके मंत्रिमंडल में बात की जाए तो प्रीति पटेल जो है जो भारतीय मूल की है और भारतीय मूल मुख्यतः वो गुजरात की है। तो वो क्या हुई है वहाँ पर गृह मंत्री के पद पर बनी है। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। और एक ऋषि पटेल का भी वही ब्रिटिश जो बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल ऋषि सनक का भी काफ़ी नाम आ रहा है क्योंकि वो पाकिस्तानी मूल के हैं। तो यह भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोगों ने एक और जाना था कि एक और अमेरिका में है जो भारत की तीसरी महिला है जो अंतरिक्ष में जा रही। उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीसा बांदला जो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला की है। वो थर्ड महिला, अब आपके माइंड में उठा हुआ थर्ड महिला, पहला कल्पना चावला गई थी और दूसरा सुनीता विलियम और तीसरा ये स्पेस में जाने वाली बन रही है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट है सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। अब देखिए सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य, पहले ये जानेंगे कि सलीम अली नाम क्यों रखा गया। सलीम अली को बर्डमैन कहा जाता है। ये महाराष्ट्र के थे। बोला जाता है इनको ये राष्ट्रीय उद्यान बनाने में, बहुत सारे उद्यान को बनाने में, बचाने में इनका काफ़ी अहम भूमिका रहा है। जैसे आप जो केरल का साइलेंट वैली देख रहे हैं, उस साइलेंट वैली के निर्माण में इन्होंने काफ़ी समर्पण किया। वहाँ पर एक बांध परियोजना को रुकवाने में इन्होंने काफ़ी जोर दिया था। भरतपुर का केवला देव पार्क का निर्माण में भी इन्होंने अहम भूमिका। तो उन्हीं के नाम पर सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य थे। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हो जाता है, लेकिन यह पक्षी अभ्यारण्य है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये प्रश्न दिया गया कि आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो गलत होगा, तो यह गोवा में हो जाएगा। तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए 118 में कह रहा है कि भारत में शिक्षा प्रणाली के सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया। तो वह जो पोर्टल लॉन्च किया गया था वो शगुन किया गया था। तो वो शगुन किया गया था। शगुन के माध्यम से हम लोगों ने देखा इसमें अभिभावक भी, शिक्षक भी, मतलब हर कोई अपना क्या कर सकते हैं, तर्क को रख सकते थे। 15 लाख शिक्षक, 90 लाख शिक्षक, 15 लाख स्कूल के थे, 25 करोड़ में टोटल इतने छात्र को इसमें से इसके तहत में जोड़ा गया था। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने इस शगुन को पोर्टल को लॉन्च किया था जो शिक्षा से रिलेटेड था। नेक्स्ट 119 में देखेंगे रूपासी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। देखिए रूपासी हवाई अड्डा यह है असम में। तो आप ध्यान में रखेंगे असम का हवाई अड्डा। लेकिन जो एक अरुणाचल प्रदेश के लिए हवाई अड्डा होता है वो असम में अवस्थित है। लीलावाड़ी जो वहाँ पर उपयोग किया जाता है उस लीलावाड़ी हवाई अड्डा, क्योंकि यहाँ से नज़दीक पड़ता है, वह फोर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से जो भी होती है सैनिक गतिविधियाँ उसके रिलेटेड लीलावाड़ी का उपयोग किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि गोवा में भी है, जो गोवा ऑप्शन में है, गोवा में भी है। कौन सा है? और डाबोलियम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डाबोलिए कहिए, डाबोलिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजस्थान में तो है ये। नेक्स्ट देखेंगे चेहरे पर मास्क पहनने वाले अनिवार्यता के लिए भारत के किस राज्य में कानून बनाया था। तो चेहरे पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को लिए जिसे कानून बनाकर क्या किया गया था, पेश किया गया था, वो पहला राज्य था, वो राजस्थान था। वही अशोक गहलोत है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ऐसा पहला राज्य बना जो कोरोना के लिए क्या किए, राज्य कानून के तौर पर लागू किया गया। 121 में देखेंगे बीज बचाओ आंदोलन और बीजों को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। बीज बचाओ आंदोलन देखिए यह जो शुरू किया जाता है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के द्वारा बीज बचाओ आंदोलन 1980 में किया जाता। कारण यह रहता है कि जो हरित क्रांति जो 1960 में आया था, हालांकि भारत में तो लेट से 1996 में आया था, जिसमें स्वामीनाथन का काफ़ी योगदान रहता है।
और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलो, किस तरह से स्वामीनाथन मैक्सिकन बीज को, गेहूं के बीज को और पंजाब के बीज को संकर करके न्यू जाति हाइब्रिड का जो लाया था, काफ़ी अहम भूमिका रहा था, जिसमें हम लोगों थे गेहूं में काफ़ी क्या हुआ था, अपूर्व वृद्धि हुआ था उसके आने के बाद। जिस क्षेत्र पर अब प्रभाव नहीं पड़ा था उसमें दाल था, चना था, ये क्षेत्र था। तो उसकी चर्चा हम लोगों ने कहाँ किया है, आप जाकर ज्योग्राफी में देखेंगे तो वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे चर्चा हो रही कि बीज बचाओ आंदोलन है जो 1980 में उत्तराखंड टिहरी से शुरुआत की गई थी। विजय जरधानी के नेतृत्व में यह प्रसिद्ध हुआ था। हरित क्रांति के ने प्राकृतिक रूप से जो परंपराकृत तरीके से जो उगाई जा रही थी उसको समाप्त हो गया था। तो उसी को लेकर उन्होंने इस आंदोलन को, बीज बचाओ आंदोलन को शुरू किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 122 में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरमैन कौन है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो क्या है, इसके जो चेयरमैन है, उससे पहले बात करते हैं कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का काम क्या है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का उद्देश्य ही होता है कि व्यापार को स्वतंत्रता सुनिश्चितता करने के लिए तथा उपभोक्ता के हितों का संरक्षण करना और बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, उसको बनाए रखना, ये भारतीय प्रतिस्पर्धा का काम है। इसके अध्यक्ष जो हैं वह कौन है, वह अशोक कुमार गुप्ता, जो तमिलनाडु कैडर के आईएएस हैं वे हैं। और सदस्यता है जो सदस्य में और अन्य सदस्य में, जैसे इसमें संगीता वर्मा है, फिर अन्य सदस्य भगवंत सिंह बिसोई है, तो ये सदस्य के रूप में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का एक महत्वपूर्ण घटना क्या रहा था कि 12 जून 2012 को क्या हुआ था, कुछ सीमेंट कंपनी समूह बनाकर सीमेंट के दाम में काफ़ी वृद्धि कर दी थी। जब यह पता चला तो उन कंपनियों पर यह लगभग 6,000 करोड़ का फाइन जुर्माना किया था। नेक्स्ट 123 में देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वह किनके अवसर पर, किनके जन्मदिन पर, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग नहीं, सॉरी, ये पीवी महालनोबिस, ये वही पीवी महालनोबिस है जिनके संदर्भ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना आता। और इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के साथ साथ में कृषि के उत्पादकता पर भी ध्यान दिया जाता है। मुख्य रूप से जो भारी उद्योग होता है कौन कौन लगता है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में कब लगता है, 1962 में लगता है। दुर्गापुर कहाँ हुआ, यह हो गया पश्चिम बंगाल में। भिलाई छत्तीसगढ़ में 1955 ईस्वी में रूस के सहयोग से होता है। और दुर्गापुर जो होता है वह ब्रिटेन के सहयोग से। और उड़ीसा के राउरकेला ये जर्मन कंपनी फॉर्माइन ग्रुप्स की सहायता से होता है, जिसकी चर्चा हम लोगों ने किए थे। तो इस तरह से क्या होता है, ये उन्हीं के जो नॉर्मन बोरलॉग हैं उन्हीं के नेतृत्व में आप फिर आगे देखेंगे नॉर्मन बोरलॉग, एनएसएसओ की भी स्थापना में इनकी काफ़ी अहम भूमिका रहेगी। जो एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो 1950 में गठन हुआ था, पुनर्निर्माण 1970 में होता है। तो यही मॉडल पर आधारित होता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। 124 में देखेंगे, भारत और चीन के बीच जो प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन कहाँ हुआ था। ये करा भारत और चीन के बीच जो अनौपचारिक सम्मेलन वह दिल्ली में हुआ था। क्यों हुआ था जानते हैं कि दिल्ली में 2017 में डोकलाम संकट की पृष्ठभूमि को लेकर वुहान में भारत जो अच्छा कौन सा प्रथम है ना, तो वुहान में हुआ था प्रथम जो है वुहान में भारत और चीन के बीच हुआ था अनौपचारिक सम्मेलन। और दूसरा जो है जो सम्मेलन हुआ वह हुआ चेन्नई में हुआ। तो ध्यान में रखेंगे सेकेंड वाला चेन्नई में हुआ। नेक्स्ट है, किस देश के साथ 2+2 बैठक की जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो 2+2 का जो वार्ता होता है वह जापान के साथ, अमेरिका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होता है। और आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता दें कि जो 2021 में हो गया था, उसके बाद जो ये आता है रूस आता है लास्ट में, तो उस रूस के साथ भी क्या हो जाता है, दिसंबर 2021 में 2+2 वार्ता देखने को मिलता है। तो प्रश्न आपको पूछा जा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे, ट्रैक 1.5 कूटनीति क्या होती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहले हम लोग जानेंगे ट्रैक 1.5 ट्रैक 1 होता क्या है। ट्रैक 1 कूटनीति में 2 देशों के अधिकारी होते हैं, जिसमें से राजनयिक, मंत्री, सैन्य अधिकारी शामिल होते हैं, जो अन्य बातों के अलावा सामान्य हितों के मामले पर चर्चा बातचीत करते हैं। ये तो हो गया जिसमें क्या होते हैं कि अधिकारी होते हैं ट्रैक 1। और ट्रैक 1.5 में क्या होते हैं, 2 राज्यों के अधिकारी और गैर अधिकारी होते हैं। यानी ट्रैक 1 में सिर्फ जो रहेंगे अधिकारी रहेंगे, लेकिन अधिकारी और गैर अधिकारी में जैसे व्यावसायिक हो गए, व्यापारिक संगठन हो गए, व्यावसायिक नेता हो गए, सभी संभावित गैर राजनीतिक इसमें शामिल होते हैं ट्रैक 1.5। तो इस तरह से हो सकता है ट्रैक। तो इसमें क्या हो जाएगा, सरकारी और गैर सरकारी कूटनीति दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर वही ट्रैक 1 रहता तो सिर्फ सरकारी, जिसमें राजनयिक, मंत्री, सैन्य अधिकारी ये शामिल होते हैं, जिसमें सामान्य के अलावा क्या करते हैं और कई मामलों पे चर्चा की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे 2000 में मेकांग गंगा सहयोग कहाँ से शुरू हुआ था। यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए मेकांग गंगा जो प्रोजेक्ट है वह सहयोग होता है जब होता है एशियान की बैठक होती है। और आपको पता होगा एशियान का मतलब ASEAN क्या होता है, एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसके बीच में 10 कंट्री आता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि
लास्ते तीस्ते करके एक 11वां सदस्य भी जुड़ा है। तो ये एशियान होता है। अब एशियान के 10 सदस्य है, कुछ नहीं, सिंपल है। आप यहाँ से म्यांमार से स्टार्ट करिए, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, ये वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, 5 इधर हो गया। ये मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्रुनई हो गया, फिलीपींस, ये 10 सदस्य आते हैं। तो जब इनकी बैठक खत्म हो जाती है तो वही जो बैठक में जो मंत्री होते हैं, यानी मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान 6 देश, यानी 6 देश कौन, म्यांमार हो गया, उसके नीचे थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया, लाओस और भारत, ये 6 देश मिलकर अलग से क्या करते हैं, एक सहयोग करते हैं, यानी एक वार्तालाप करते हैं, जिसमें देखा वो 10 नवंबर 2021 को क्या होता है, वियतनाम के लाओस में होता है। उद्देश्य होता है सदस्य देशों को एकजुटता एवं सहयोग को बढ़ावा देना, वही मेकांग गंगा कहलाता है। तो यह कहाँ हुआ था, वह लाओस में हुआ था। लेकिन जो बैठक होती है एशियान क्या, वह हो रही होती है थाईलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे किस देश के साथ अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है। देखिए ये जो स्टेट है वह अमेरिका है। गुजरात का जो अमेरिका किसी राज्य के साथ होने वाला यह सर्वप्रथम MOU है। MOU जो अमेरिका, तो इसलिए अमेरिका को सिस्टर ऐसे 7 सिस्टर के नाम से, आप जो उत्तर पूर्वी का क्षेत्र है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नाम से जाना जाता है 7 सिस्टर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कह रहा है कि अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट, तो वह हो जाएगा रखने वाला देश अमेरिका, और वह एकमात्र राज्य है अमेरिका, ये गुजरात। न्यूजीलैंड का प्रथम भारतीय मूल के मंत्री कौन है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ये न्यूजीलैंड के, अब न्यूजीलैंड में वह प्रियंका राधाकृष्ण, यही हैं जो न्यूजीलैंड के PM हैं जैसिंडा आर्डन, उनके कैबिनेट मंत्री में ये चुनी गई थी प्रियंका राधाकृष्ण, जो कहाँ की रहने वाली, वो केरला की रहने वाली। तथा हम लोग हाल में भी जाना अन्य में, जैसे अमेरिका के मंत्रिमंडल में हम लोगों ने देखा कि उपराष्ट्रपति के पद पर कौन है, कमला हैरिस है। अब आपके माइंड में रहो, कमला हैरिस जो हैं वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, तो वह तमिलनाडु के तिरुचारी से करते हैं। फिर हम लोगों ने जाना कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जॉरिस जॉनसन, उनके मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल बनी है, जो कहाँ की है, प्रीति पटेल है, वह गुजरात की है। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग जाते हैं, और भी जैसे ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ ये न्यूजीलैंड, और भी बहुत ऐसे ऐसे रहे हैं भारतीय मूल के। जैसे आप कुछ समय पहले की बात की जाए, जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, कौन, प्रविंद कुमार जगन्नाथ, वो तो बिहार से रिलेटेड, बिहार के बलिया गांव से रिलेटेड थे। फिर अनुराध जगन्नाथ जो PM प्रेसिडेंट 2003 से 13 तक रहे, तो थोड़ा उन्हें भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 131 में देखते हैं नेपाल के प्रथम पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है। तो देखिए जो बिहार में जो नेपाल का जो प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन है, जो नेपाल के अमलेखगंज, नेपाल का कौन, अमलेखगंज से बिहार के मोतिहारी के बीच में यह प्रारंभ की गई थी। इसका शिलान्यास 2018 को किया था, और यह मतलब ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो अपने समय सीमा से पहले बनकर तैयार हो जाता है। तो ध्यान में रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय IBF, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का जो मुख्यालय आपको है वह USA के न्यू जर्सी में आपको देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। तो और भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जैसे वर्ल्ड एथलीट का वह है मोनाको में है, मोनाको यूरोप में पड़ता, गठन 1912 में हुआ था। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का जो मुख्यालय कहाँ हुआ, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखेंगे, शेन वाटसन ने सभी प्रकार के क्रिकेटों से संन्यास की घोषणा की। बिल्कुल सही बात है। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से देखेंगे, शेन वाटसन जो 2018 में इससे संन्यास लेते हैं, और उसके बाद पूरे जो क्रिकेट के हर किस्म से IPL UPL को लेकर सभी चीज़ से, तो वह 2020 से संन्यास लेते हैं, और ये खेलने वाले थे चेन्नई की तरफ से। तो यह ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा धोनी और रैना के भी बारे में हम लोगों ने जाना था कि 15 अगस्त 2020 को वो क्या किए थे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किए थे। फिर हरभजन सिंह 23 दिसंबर 2021 को किए थे। नेक्स्ट, भारत में प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यह वेधशाला है जो बिहार का कौन सा जगह, भागलपुर में बनाया गया है। स्तनधारियों के लिए पहली वेधशाला स्टार्ट की गई। और यह भी जानेंगे रामसर साइड आ ही गया। 135 में 35 में देखिए बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ है, तो बिहार में 39वां जो रामसर क्षेत्र है वह बिहार में ही है। मात्र एकमात्र रामसर साइड यह है कहाँ, बेगूसराय है। बेगूसराय के कामर झील के पास में पड़ता है। अब टोटल बात की जाए कि अभी रामसर साइड कितना, 39 है। ये रामसर साइड होता क्या है, रामसर साइड होता है ये आर्द्र भूमि होता है। ये आर्द्र भूमि जहाँ पर पशु पक्षी का प्राकृतिक आवास निवास होता है, इसलिए इसे इस क्षेत्र को संरक्षित रखा जाता है। अगर इसके बारे में बात की जाए रामसर साइड में, तो आपको एक आश्चर्य होगा बात जानकर कि 2019 से पहले मात्र 26 रामसर साइड था, और 2021 में एक सुंदरबन बढ़ा, और 2020 में डायरेक्ट 15 बढ़ गया तो 42 हो गया। 2021 में हो गया 5 को और जोड़ा गया तो एक 42 5 47 हो गया, और 2022 में 2 और जोड़कर 49 हो गया। जो 49वां है वह यूपी का है, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। 48वां है वह कहाँ का, गुजरात का है, यह खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य। यह भी ध्यान में रखें। 136 में देखिए 2020 फाइड के सर्वप्रथम
ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता कौन है? यह भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2020 की जो फाइड की सर्वप्रथम ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड होता है, यह जो होता है इसके विजेता होते हैं रूस और भारत होते हैं। कारण क्या होता है? आपको लग रहा होगा दो दो कैसे विजेता हो सकता है? जब फाइनल का जो चल रहा होता है दौर, तो उसमें क्या होता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी रुक जाने के कारण दोबारा प्रयास करने के बावजूद भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिसके कारण दोनों को विजेता घोषित कर दिया जाता है। और यह ऑनलाइन संपन्न होता है, 15 अगस्त से सितंबर के बीच में होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब भारत और रूस आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? ऑप्शन में है लुइस हैमिल्टन, पियरे गैस्ले, बतासे। आपको तो जैसे ही देखेंगे इटालियन तो आपको लग रहा होगा लुइस हैमिल्टन, क्योंकि मैक्सिमम बार यही विजेता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। क्या हुआ था 2020 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स में? पहले वो समझते हैं कि लुइस हैमिल्टन जरूर होते, लेकिन क्या होता है, लुइस हैमिल्टन गलत ट्रैक में घुस जाने के कारण इनको 10 सेकेंड का पेनल्टी लग जाता है, और पेनल्टी लगने के कारण यह 7वें स्थान पर चले जाते हैं। और आपके माइंड में उठागा कि 2021 का इटालियन ग्रांड प्रिक्स के विजेता कौन है? तो 2021 के जो है उसमें तो लुइस हैमिल्टन होना चाहिए, तो इसमें लुइस हैमिल्टन नहीं है। इसमें भी इनके साथ कुछ ऐसा घटना होता है जिसको हम लोग देखेंगे। 2021 के जो हैं इटालियन ग्रांड प्रिक्स के विजेता हैं वह डेनियल रिकार्डो है। डेनियल रिकार्डो यह ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें क्या हुआ था, लुइस हैमिल्टन और एक और है मैक्स वेस्टॉपने के बीच में टक्कर हो जाती है। दोनों के बीच टक्कर होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, वह इस रेस में पीछे हो जाते हैं, अन्यथा वो रह सकते थे आगे, क्योंकि मैक्सिमम बार विजेता लुइस हैमिल्टन रहे और एक ऑस्ट्रेलियन और है। तो इस तरह से ये हम लोगों ने जाना 2020 के ग्रांड प्रिक्स इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में, 2021 के बारे में। फिर हम लोग जानते हैं वन मोर थिंग नामक कार्यक्रम किसने आयोजित किया था? तो वन मोर थिंग आयोजन है जो यह एप्पल के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसकी स्थापना 1976 में होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, आई एम नो मसीहा। आपको पता ही होगा कि कोरोना काल में इन्होंने लोगों को इतना मदद किया कि काफ़ी चर्चित रहे व्यक्ति, वो है सोनू सूद। उसके बाद एक प्रश्न और है जो हम लोग देखेंगे, है निम्नलिखित में से HID 2019 की रैंकिंग को आरोही क्रम में लिखना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आरोही क्रम कौन कौन है बढ़ते क्रम में। सबसे लास्ट में क्या है, आप देखेंगे ब्राज़ील है, चीन है, दक्षिण अफ्रीका, भारत है, यानी आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता आरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, है ना। अवरोही का मतलब घटते, आरोही में बढ़ते। तो ब्राज़ील, चीन, दक्षिण अफ्रीका और भारत, तो ये ध्यान में रखेंगे। और फिर जानते हैं 2020 में UNDP के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसको जारी किया गया था, जिसमें 189 में 131वां स्थान हासिल था। तो यह भी ध्यान में रखेंगे। वह 131वां स्थान किसका रहता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में रहता है। तो कुछ हम लोगों ने और भी चर्चा किए थे, जिसमें से हम लोगों ने जाना था इससे पहले आप देखेंगे तो जो चर्चा हुई थी, जिसमें पर्यावरण से रिलेटेड में 168वां स्थान था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था हंगर रिपोर्ट में, हंगर रिपोर्ट में कितना स्थान था भारत का? 116 में से 101 स्थान था। ये भी हम लोगों ने देखा था। तो कुछ जो इंडेक्स है उस पर चर्चा हम लोगों ने पहले भी किए हैं, और यहाँ पे भी हम लोगों ने क्रम से जाना कि किस तरह से क्या है, आरोही क्रम में सजे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले सीरीज में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी क्यूरी हो आप पूछ सकते हैं।